अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती इत्तेहादियों से राबते कर रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इत्तेहादी जो जमातें हैं इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज तो नजर आ रही हैं, लेकिन क्या वो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी भी हैं या नहीं, उनके कुछ मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। और एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राबते कर रही है हुकूमती इत्तेहादियों से, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन लॉन्ग मार्च की तैयारी भी कर रही है। और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी है। शायद ऐसा कुछ रहा है कि जो 25 मई को हुआ था वो शायद रिपीट होने जा रहा है। और इसके साथ साथ इसी तमाम मामले के ऊपर इफ्तिखार दुरानी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब घुटनों के बल चढ़कर इमरान खान साहब के पास आएंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इतना कॉन्फिडेंस किस चीज का शो कर रही है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे हम, एक तरफ जहां पर सैलाबी सूरत हाल है, वहीं पर महंगाई इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है, वहीं पर जो हुकूमती जमातें हैं वो भी इस वक्त इस पर बात कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत और वजीर आजम पर दबाव डाल रहे हैं कि वो फौरी तौर पर महंगाई को काबू में करें। मौशी बदहाली के बावजूद मजीद 2 नए मुआवने खुसूसी तैनात कर दिए गए हैं। 22 मुआवनीन हैं और एक वफाकी वजीर के पास कोई कलमदान नहीं है। नाजरीन, एक तरफ जहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमत की कैबिनेट भी बढ़ती जा रही है और खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे एक अहम स्टोरी के ऊपर। हसास मालूमात रखने वाले 500 से ज्यादा अफराद ने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ दी है। चेयरमैन नादरा का इंकशाफ सामने आया है और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन नादरा के इंकशाफ के बाद ये फहरिस्त भी तलब कर ली है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले अफगानियों को यहां रहने का कोई हक नहीं है। और इसके साथ साथ अफगान शहरियों की पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूदगी पर अरकान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर भी फट पड़े हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे महंगाई के मारे किसानों के हवाले से, चूंकि इस वक्त किसान सड़कों पर निकल आए हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत की जो किसान दुश्मन पॉलिसीज है उससे पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो रही है। किसानों ने धमकी भी दी है। वो ये कह रहे हैं कि मुतालबात अगर तो तस्लीम ना हुए तो पार्लियामेंट वजीर आजम हाउस का घेराव किया जाएगा। हजारों किसान चेहरे इक्तदार में मौजूद हैं, उनके मुतालबात सुनने के लिए कोई आ नहीं रहा है। और इस वक्त जो पड़ाव डाला हुआ डीप चौक में वो कब तक खत्म होगा और वो क्यों है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं अनवर राय साहब, और प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास को हसानी साहब ने भी ज्वाइन किया। सर, आपका ये बहुत शुक्रिया। सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगी। कहिएगा, इस वक्त बुरी तरह नाकाम हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। महंगाई की बात हो या पॉलिटिक्स की बात हो या इत्तेहादियों को संभालने की बात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो हुकूमती इत्तेहादियों से राबते में है। सर, अगर हुकूमती इत्तेहादी भी आपके हाथ से निकल गए तो क्या होगा? मारिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदद किया और मौका दिया इन सारे सवालों पे जवाब देने के लिए। देखें, जो महंगाई की बात है, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही है। पूरा अवाम भी ये सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान पूरा सफ़र कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। महंगाई बिल्कुल है और तेल की कीमतें बढ़ी है। हमने आके ये मुश्किल फ़ैसले किए IMF से, इमरान खान साहब ने जो मुआहदे किए थे वो उनको पूरा करने के लिए ज़ाहिर एक रियासत का एग्रीमेंट था, हमने उसको ऑन किया और ये कीमतें बढ़ी। जो डायरेक्ट महंगाई का जो मामलात हैं वो सूबाई हुकूमतों से जुड़े हुए हैं। आटा हो या तेल हो, बाकी चीज़ें हो, वो सूबाई हुकूमतों का 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को काम करना है, निर्खनामे चेक करना, लिस्ट चेक करना, ताकि बाज़ारों में जो चीज़ महंगी हो रही है। बदकिस्मती से हमारे पास इस वक्त ना पंजाब में हुकूमत है, ना KPK में है। बलूचिस्तान में भी एक बाप पार्टी की हुकूमत है, वो हमारे इत्तेहादी ज़रूर हैं, पीपल्स पार्टी भी हमारी इत्तेहादी है। तो सूबों का जो काम महंगाई के हवाले से है वो नहीं हो रहा है उस तरह जिस तरह होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आप देखें, चीनी वज़ीर आज़म पे बड़ा दबाव था कि चीनी एक्सपोर्ट की जाए, चीनी वाफर पड़ी हुई है, मगर वज़ीर आज़म ने इसलिए इजाज़त आज तक नहीं दी है कि अगर मैं इजाज़त दे दूँगा तो चीनी 150 रुपये किलो हो जाएगी। तो जो चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की या वज़ीर आज़म लेवल पे है वो इक़दामात कर रहे हैं। अभी बदकिस्मती हमारे यहाँ सैलाब का जो
ये जो आया है पूरा पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में, वैसे ही हमारे पास और चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ग़िज़ाई की किल्लत जो है वो भी आने वाली है। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लोग ये बात तस्लीम नहीं करेंगे कि सूबाई मामला था, महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो आपकी हुकूमत पर पड़ेगा और आपके वोटर जो हैं वो आपको ही कसूरवार ठहराएंगे। देखें, पाकिस्तान के खातिर हमने ये हुकूमत संभाली, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए। ये एग्रीमेंट जो मैंने कहा कि माजी गुज़श्ता हुकूमत ने किया था, हमने हुकूमत इस मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने की कोशिश की। मगर देखें, जब कोई क्राइसिस आता है तो सूबे, मुल्क, वफाक सब मिल के काम करते हैं, तभी जाके अवाम को हम कोई रिलीफ दे सकते हैं। मगर सूबाई हुकूमतें इस सिलसिले में कोई वो जो काम कर रही है वो भी आप देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत क्या काम कर रही है, KPK क्या कर रही है। तो ये मतलब बैठने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने इस सैलाब में भी उनको चीफ मिनिस्टर साहबान को बुलाया, मगर वो नहीं आए। वो IMF को जो इनकी कॉल जो वायरल हुई वो भी आपने सुन ली। वो इस हद तक, इस नैज तक जा चुके हैं, उनको अवाम के रिलीफ के लिए अवाम को। अब देखो ना, इमरान खान, अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, रैलियां निकालना, जलसे करना, ये अपोजिशन का हुस्न है। मगर वो क्या कर रहा है? वो फितना फैला रहा है, वो अवाम के तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? फेडरल गवर्नमेंट आपके पास है, क्यों कार्रवाई नहीं करते इमरान खान के खिलाफ? कल इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान गिला भी कर रहे थे। देखें, ये काम इदारों का है, किसी को गवर्नमेंट आपकी है, नहीं गवर्नमेंट हमारी है, हम इदारे आपके पास, बिल्कुल इदारे हैं, मगर हम किसी जाती हमारा सियासी हम इमरान खान वाला काम तो नहीं करेंगे। नुकसान पहुंचाने की बात जो केसेस बने हैं आप देखो ना, उसको अदालतों ने रिलीफ दिया है, हमने तो नहीं दिया, ये अदालतों का काम है। तो हम तो इमरान खान की तरह नहीं है कि नेब को कहें कि आप जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया, नेब को इस्तेमाल किया, FIA को इस्तेमाल किया। बशीर मेमन साहब आपके सामने, उसने एतराफ़ किया कि मुझे इमरान खान ने बुला के कहा आप मरियम नवाज़ पे केस बनाए, आप शहबाज शरीफ साहब पे बनाए, आप ख्वाजा आसिफ साहब पे बनाए। तो ये काम तो हमने किसी अफसर को वज़ीर आज़म बुला, वज़ीर आज़म के पास 22 घंटे वो काम करते हैं, मगर वो इन कामों के लिए उसके पास टाइम नहीं है कि वो इमरान खान को पकड़ो, उसको कोई झूठे केसेस बनाओ। हाँ, जो उन्होंने कुछ किया है वो इदारों का काम है, वो खुद ही करे, हम ये समझते हैं। तो वज़ीर आज़म तो इस दिन रात जब न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, आप देखें ना, उसने जिस नैज पे इस मुल्क को तना कर दिया था दुनिया में इमरान खान ने, आज वजीर आज़म ने आके पाकिस्तान की तवज्जो पूरी दुनिया ने उसको देखना शुरू की। बात हो रही है हमारे तो इमरान खान साहब भी लेते हैं कि वो गए UN में, उन्होंने वहां पर स्पीच की, उन्होंने कश्मीर के इशू पे बात की, उन्होंने सारे दोस्त मुल्क हमारे नाराज थे मारिया, सारे हमारे जो करीबी दोस्त हमसे नाराज थे, हमसे चीन हमसे खुश नहीं था, अमेरिका हमसे खुश नहीं था, कौन सा मुल्क। अब आप देखें कि वजीर आज़म से ये लग रहा है, इस मुल्क का वजीर आज़म एक आलमी रहनुमा है, एक मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ रहा है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में सैलाब है और कश्मीर का केस है, दोस्त ये सारे उस पर हाईलाइट करेंगे। इत्तेहादी भी नाराज है ना। अब देखिए, इत्तेहादियों के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, ये होते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत से वो अलहदा हो जाए, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है। हमारी पार्टी के अंदर हमारे मैंने मेरे भी मसाइल होंगे, मसाइल तो होते हैं, पायदारे जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो अवाम की बात करते हैं, अवाम के इश्यूज़ होते हैं, या जो पार्टियों की होती है, जैसा MQM का एक इशू है, तो कल वफाकी वजीर चल के गया, डेलीगेशन गया, बलूचिस्तान में ऐसा मसला था वहाँ पे भी गया, तो हम नहीं, हम के सोए हुए हैं। लेकिन साहब, ये जो इत्तेहादी हैं ये तो फिर बंद कमरे में बैठकर भी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं। इस तरह तो आपकी जो पोजीशन है गवर्नमेंट की वो कमज़ोर हो रही है कि अगर वो पब्लिक गैदरिंग में बात करेंगे, MQM ने बात की, फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे कि हम महंगाई को कम करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट पर जोर देंगे, हालांकि वो इसका हिस्सा भी हैं। देखें, बात यह है कि बात लीडर जब अवाम में जाता है अवाम की बात करेगा और वो इन फैसलों में सब शामिल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कैबिनेट सर PMLN की तो नहीं ना, उसमें JUIF भी बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी, नुकसान सारे हो रहा है सबसे ज्यादा। कोई हम इस मुल्क के हम इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क की मईशत बचाने के लिए, इस मुल्क की जो हम नहीं चाहते कि जिस तरह इमरान खान की ख्वाहिश है ये श्रीलंका बन जाए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मईशत बचे और ना नून बचे। नहीं, हमारा पाकिस्तान बच जाए, हमारी मईशत बच जाए, हमारी आवाम खुशहाल हो जाए, पहली प्रायोरिटी हमारी है। हमारी सियासत भी साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ ही हैं और हमारे कैबिनेट का हिस्सा है, हर फैसले का हिस्सा है। ये कोई मिफ्ता इस्माइल का अकेला का फैसला नहीं है कि तेल बढ़ा दो, या वजीर आज़म, सारे कैबिनेट में हर चीज़ की अप्रूवल होती है, सब चीज़ें डिस्कस होती है, हालात का सबको पता है। तो हमने पहले दिन से आपने बात की कि मिफ्ता इस्माइल साहब का अकेला फैसला नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आए थे कैसर अहमद शेख साहब,
वो ये कह रहे थे कि तमाम जो इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या जो भी चीज़ें होती है, फैसले होते हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब अकेले लेते हैं, हमसे कोई नहीं पूछता। देखें, जो शेख केसर साहब हैं वो खुद भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, कुछ सनतकार भी है, उसको जानते भी हैं। फिनांस के बंदे हैं, फिनांस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 5 लोग हैं ना, 5 का काम करने का अंदाज अलग है। अगर इसाक डार साहब था, उसकी अपनी पॉलिसीज थी, उसने अपने मतलब जैसे क्राइसिस आया उस मुल्क को निकाला। पहले 90 जब धमाके हुए थे तब भी आप देख लें, जब 2013 में मिले। अब मिफ्ता इस्माइल का अपना काम है, कल कोई और आएगा उसका अपना काम है। फिनांस पे किसी की पॉलिसी आप देखें, इमरान खान ने 5 लोग बदले थे, 5 की अलग पॉलिसी थी। मैं समझता हूँ जो हालात हैं उसमें एक मिफ्ता इस्माइल का या किसी शख्स का कसूर नहीं है। ये हमें पता था जब हम आ रहे थे IMF से, इन्होंने बेक हो गए तो हमें पता था कि उसके लेट हुई है, उसमें प्रोसेस में सारा कुछ हुआ है। तो ये किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, का एतबार है, बिल्कुल एतबार है। हमने पूछ के आगे हम बढ़े थे। आपको पता है हमने फैसला कर लिया था हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, जब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं 25 तारीख को आ रहा हूँ, सबने मुश्तरका ये फैसला किया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब जा रहे हैं इलेक्शन में इस सूरत में, जबकि इमरान खान ने ये पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब इमरान खान ने कॉल देनी है लॉन्ग मार्च की, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन जल्दी फौरन करवाए जाएं। तो क्या अब कोई सवाल है हुकूमत का क्या फैसला? देखें, इमरान खान जब 25 तारीख को आए थे, KPK की हुकूमत उसके साथ थी, उसके वसाइल उनके साथ थे, उनकी पुलिस उसके साथ थी, GB की उनके साथ थी। उन्होंने आके 2 इकाइयों को, एक इकाई को वफाक के सामने खड़ा कर दिया, टकराव की कोशिश की। उनका बेस है KPK। चंद हज़ार लोग आए और आपने देखा किस तरह अपने मासूम वर्करों को छोड़ के भाग गया। फिर डेट के ऊपर डेट, तारीख के ऊपर तारीख, आज तक नहीं आई। तो वो अब ये कह रहा है कि मैं पंजाब को इस्तेमाल करूंगा, पंजाब की पुलिस को इस्तेमाल करूंगा, फिर एक इकाई को वफाक के सामने खड़ा कर दूंगा। तो हमारे पास जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उसके पास हिकमत मिली है। अच्छा, उसके पास हिकमत मिली है। प्लानिंग हमारे पास, देखिए हमें जो आइन और कानून जो इजाजत देगा हम वो सारे कदम उठाएंगे। हो सकता है इनकी हुकूमत ही नहीं रहे। जो ये कह रहे हैं ना कि हमारी हुकूमत होगी, हम वसाइल पंजाब की बात, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। मतलब है कि पंजाब में जो वज़ीर आला की तब्दीली की अफवाहें हैं या गुफ्तगू की जा रही है वो दुरुस्त है। बिल्कुल, देखिए सियासत में हर चीज़ हम हर दिन इस पे काम करते हैं। हमारी अपनी प्लानिंग है, हमारी एक हिकमत मिली है। अगर वह हुकूमत नहीं तब्दील कर सके, हम अगर उसमें कामयाब नहीं हुए, हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद है। मैं एक बात यकीन दिलाता हूँ आपको कि पंजाब की पुलिस या पंजाब के वसाइल को, ये पंजाब सूबे के 12 करोड़ से जो इमरान ने हशर किया है इन 4 सालों में, अब भी वो चाहता है कि इंतशार फितना जो है वो KPK की बजाय पंजाब से लेके आए। उससे निमटने के लिए हमारे पास हिकमत मिली है और हम ऐसे निपटेंगे, इस फितने को ख़त्म करेंगे। और हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अगर उन्होंने रियासत के सामने रियासत को खड़ा करने की कोशिश की, उसके नतायज इमरान खान को भुगतने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस को आके खड़ा कर दे पुलिस के सामने। आप इस वक्त हुकूमत की सख्त हिकमत अमली नजर आ रही है, लेकिन इसी तमाम मामले के ऊपर इफ्तिखार दुरानी साहब एक बहुत बड़ा नाज़रीन दावे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा पहले ये सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। इतना पुरएतमाद, इतना कॉन्फिडेंस खिलता सब। देखें, ये रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब को चैलेंज नहीं कर रहे। राना सनाउल्लाह जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है उस कुर्सी को, उस ताकत को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी रियासत को। मैं इनको बताना ये कह रहा है ना कि दुरानी साहब के पैरों पे आके गिरेगा। मुझे बताएं कि मुशर्रफ के काले दौर में, काली मार्शाला में, जब उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, उन्होंने जेलें भुगती, इमरान खान का झूठा केस जो उन्होंने जिस तरह उसकी सख्ती बर्दाश्त की, जिस तरह उस टार्चर में रखा गया। राना सनाउल्लाह ऐसा लीडर है हमारा जो ऐसे फितने को मुकाबला करना जानते हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूँ हमारे पास पंजाब में कई ऑप्शन है। पंजाब से इनको, पंजाब पुलिस इनको कोई फितने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कोस्तानी साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब ने इतना बड़ा कहा है कि बड़ा सरप्राइज देंगे और राना सनाउल्लाह रोते हुए उनके पास, इमरान खान के पास पहले भाग गया। क्या सरप्राइज? पहले भी भाग गया था ना इमरान खान, डर के। आप इमरान नहीं, आपने देखा KPK में कितने दिन छुपा हुआ था गिरफ्तारी के डर से।
यही सरप्राइज था ना, अभी भी यही होगा। इमरान खान इतना बुज़दिल है, मैंने अपने करीब से असेंबली में उसको देखा है। हमें पौने 4 साल पहले दिन हमने उसको भगाया है, हम इंतज़ार करते रहे वो आए हमारे सामने तकरीर करे, हम सुने उसको देखे, मगर आपने देखा वो नहीं आया। जब भी आता था, जब हम अपोजिशन नहीं होती थी, नहीं अवाम में मकबूल है, अवाम उनकी एक कॉल पर निकलती है, मकबूलियत उनकी ऑन पीक है थी, तो मानना पड़ेगा। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम का लीडर था ना, पार्लियामेंट अवाम की है ना, 22 करोड़ के नुमाइंदे बैठे हुए थे। जो शख्स 372 लोगों के सामने आके नहीं खड़ा होता, जो हम 150 लोग थे उनके सामने नहीं आके बात करता, वो क्या ये धमकियां देना, ये सरप्राइज देगा? इनके पास कोई सरप्राइज नहीं है। इमरान खान इंतजार करे, ये सारे भले जलसे करता रहे, इनका हक है। नून लीग को, इत्तेहादी जमातों को कोई परेशानी नहीं, इमरान खान कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम इस मुल्क को बचाने आए, हम मुल्क को बचाएंगे, हम इस मुल्क की मईशत को बचाएंगे। हमारा जो मकसद ये है, हम जो आज हमारे 3 करोड़ से ज़्यादा अवाम जो हमारी सड़कों पे रोडों पे बैठी है, जो बारिशों और सैलाबों की वजह से, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि उनको राशन दिया जाए, उनकी छत दी जाए। है दो चार, तो मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस क्यों नहीं आते? अब तो जरूरत है उनको। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब अपने वक्त पे आएंगे, वो फैसला उनको खुद ही करना है। मैं आपको इधर आके डेट दे दूं, मेरे बस की बात नहीं है। जब भी वो फैसला करेंगे आएंगे, और आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है सुरखरू होकर आएंगे। आज आपने देखा एहसन इकबाल सुरखरू हुए, जो इमरान खान का झूठा बनाया हुआ केस था, इतना बड़ा हमारा पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, उनको जेलों में रखा गया, उनको सख्तियां दी गई, कितना नेब का पाकिस्तानी खजाने का खर्चा किया गया, आज उस पर बाज़त बरी होके आ गए। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, सब बाज़त बरी होकर आएंगे। झूठे केसेस ये सारे, कल भी आपने अदालत में सुन लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आपको याद होगा खुरम दस्तगीर साहब ने कहा था कि अगर हम हुकूमत ना लेते तो आज हम अदालतों के चक्कर लगा रहे होते और शायद केस भी फाइनलाइज हो चुके होते। इमरान खान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान की यही ख्वाहिश थी, और यही आज साबित हुआ। इसी खौफ से आपने हुकूमत ली थी? नहीं, ये सारी चीजें हैं। हमें हमारा जो मकसद था, मैंने पहले भी कहा इंट्रो में, हमने देखा कि हम दुनिया में तनाव हो गए। खारजा पॉलिसी इमरान खान की तबाह कर दी उन्होंने मईशत तबाह कर दी है। अगर मुल्क बचेगा तो हमारी सियासत बचेगी। केसेस से अगर डरना हो तो आप बताएं मुझे, पौने 4 साल में कितने केसेस बने, कितने जेलों में रखा गया, 2-2 साल, 2.5 साल। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे लिए कोई नया नहीं है कि केसेस बने हैं, जेलों में गए, ये इंतकामी कार्रवाई पहले भी हुई है। खेलदा साहब, आपका ताल्लुक सिंध से है, तो कहिएगा वहाँ पर इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है? कौन कौन से इलाके अफेक्टेड है? इस वक्त जो सारा रेस्क्यू का अमल चल रहा है वो किस तरह चल रहा है? कैसे वहाँ पर सूरत हाल है इस वक्त? देखें, बात ये, मैं पूरा सिंध घूम के आया हूँ, वज़ीर आज़म के साथ भी गया हूँ, खुद भी अकेला भी गया हूँ, बाकी हमारी टीम्स गई उनके साथ भी गया हूँ, खुरम दस्तगीर साहब के साथ भी गया हूँ। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बलूचिस्तान और सिंध और साउथ पंजाब के जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। NDA में अपना काम कर रही है, सूबे अपना काम कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताऊं, इतनी तबाही आई है कि ये वसाइल हमारे थोड़े हैं। आपके पास अक़वाम मुत्तहिदा का डेलीगेशन, सेक्रेटरी जनरल भी आ गया, और भी पर्सनैलिटीज़ आ रही है पूरी दुनिया की। वज़ीर आज़म साहब जो गए हैं इस हालात में, उनकी वजह भी यही थी कि मैं जाके पाकिस्तान का केस लड़ूँ। ये जो हमारे 40 अरब से ज़्यादा हमारा नुकसान होगा, जो हमारी इकानमी है, हमें इससे ज़्यादा, हमारे पास इतने ना किसी सूबे के पास वसाइल है, ना वफाक के पास वसाइल है। तो हमारी सोसाइटी का भी इसमें रोल होना चाहिए, और कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, वो दिन रात बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, और जो हमारी सोसाइटी, हमारे जो भी वहाँ पे भाई जो साहिब इज़्ज़त लोग हैं वो भी कर रहे हैं मदद। मगर मैं आपको बताऊँ, बहुत थोड़ा है, लोग बहुत परेशान है, लोग खुले आसमान पे बैठे हुए, बीमारियों, मलेरिया या और ये जो है, ये कैबिनेट बढ़ती जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा आलमी है। यहाँ पे एक तरफ नुकसान हो रहे हैं, नहीं स्पेशल असिस्टेंट बनाए मैंने, ऑर्डिनरी होते हैं, इसमें कोई ना ऑफिस होता है, ना गाड़ी होती है, ना उसका तनख्वाह, मेरे को जो मालूम है। बाकी जो कैबिनेट पहले बनी है वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नारसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद थे। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे आज जो हसास मालूमात रखने वाले 500 से ज़ायद अफराद ने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ी है, इसके हवाले से इंकशाफ हुआ है, चेयरमैन नादरा ने इंकशाफ किया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ ही रहिएगा।
नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नादरा ने इंकशाफ किया है कि हसास मालूमात रखने वाले 500 से जायद लोग पाकिस्तान में काम करने के बाद पाकिस्तानी शहरियत छोड़कर जा चुके हैं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के इंकशाफ के बाद जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ने वालों की फहरिस्त भी तलब की है। अनवर रज़ा साहब, ये तो बहुत अहम मामला है। ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग होंगे जो भी इदारों में काम भी कर रहे हैं अब मुख्तलिफ जगहों पर, जिनके पास ऐसी मालूमात भी होंगी, दोहरी शहरियत भी रखते हैं, कल को वो भी चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। मारिया, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मामला है और बड़ा सेंसिटिव मामला है। इस पर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको बिलखसूस काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चेयरमैन नादरा ने जो जिक्र किया, मैं आपको बताऊं, नादरा की जो इस वक्त सिचुएशन है कि नादरा में बैठे लोगों ने बहुत सारे अफ़गानियों को कार्ड्स जारी किए हैं। वही कार्ड्स की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए हुए हैं। अब वह जो बैरून मुल्क जाते हैं वहाँ पर अगर वो क्राइम कोई कमिट करते हैं तो सारी बात ये आती है कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं। अफ़गानी शहरी का कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट भी पाकिस्तान का होता है और उनके पास जो CNAC है वो भी नादरा की तरफ से जारी किया होता है। तो ये बहुत बड़ी करप्शन जो है वो नादरा के अंदर इस वक्त भी की जा रही है। मैं खुद भी इस पे मैंने काम किया हुआ है, मुझे भी पता है, बल्कि चेयरमैन नादरा को भी इस बारे में बखूबी पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ 43 लोगों को उन्होंने सैक किया है, नौकरियों से फारिग किया और 2600 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। अब मुझे बताइए कि 2600 अफराद एक बहुत बड़ी तादाद है, उनकी इंक्वायरी किस स्टेज पे है, ये भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इसकी भी तफसीलात लेनी चाहिए। और दूसरा, ये जो 500 के करीब लोग पाकिस्तानी शहरियत छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं, इसको सोचने की समझने की ज़रूरत ये है कि ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के सेंसिटिव इदारों में काम करते रहे हैं। जब वो बाहर गए तो मुमकिन है कि इनको नहीं मारिया, इस पे गौरतलब बात यह है कि मुमकिन है इन लोगों को प्लांट किया गया हो पाकिस्तान में। देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव बात है। हमारे जो हिसास इदारे हैं, चेक नहीं किया गया कि दोहरी हमारे यहाँ होता ये है, हमारे यहाँ होता ये है कि जब रिक्रूटमेंट होती है ना अनवर साहब, तो क्या ठीक हमारे नहीं यहाँ होती? तो आपको पता ना कि निज़ाम इतना फरसूदा है कि यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन 500 अफराद को जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ी है, इनको इन्वेस्टिगेट अब भी करने की ज़रूरत है। अगर ये बैरूनी ममालिक में काम भी कर रहे हैं तो मुमकिन है इनको हमारे दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान में इंडक्ट किया हो। पहली बात, इसी वजह से नादरा के अंदर इतने अफगानियों के कार्ड बने हुए हैं। शायद पाकिस्तानियों को कार्ड बनाने के लिए एक लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है और क्यू के साथ साथ उन्हें जिन मुश्किलात का सामना है वो बयान नहीं किया जा सकता। और अफगानी जो हैं वो नादरा में पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद कार्ड बनवा लेते हैं। अच्छा, अब ये 500 अफराद जो हैं ये बैरून मुल्क में मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो अहम तरीन मालूमात हैं वो उनके पास हैं। इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ये इंक्वायरी की जानी चाहिए कि इन लोगों को बग़ैर तहकीक के किन लोगों ने अपॉइंट किया, और अगर किया भी है तो इनके पास जो मालूमात हैं वो अब ये कैसे मुमकिन है कि ये हमारे दुश्मन मुल्क को नहीं देंगे। देखिए, होता यह है, अब जो ममालिक के दरमियान जंग है वो माशी जंग है। हमें माशी तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क कमज़ोर कर रहा है। इदारों में जो सिचुएशन है इसको प्रोब करने की, इसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपर करने की ज़रूरत है। अगर आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये चेयरमैन नूर आलम खान सवाल ना पूछते तो मुमकिन था कि ये मालूमात भी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ना आती। एक और मामला भी डिस्कस हुआ है जो नूर आलम साहब ने इसके ऊपर काफ़ी सख्त रिमार्क भी दिए हैं। वो यही था कि जो अफगान शहरी हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुकीम है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, और रिसेंटली हमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ था उसके बाद जो हमने देखा अनवर रज़ा साहब बहुत एग्रेसिवली पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बुरे बुरे नारे भी लगाए गए, तो ये मामला भी एड्रेस हुआ है। और इस पर क्या रिमार्क थे नूर आलम साहब के? नूर आलम खान साहब के जो रिमार्क्स थे वो खासे सख्त थे, उनका मौक़िफ़ और बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको इसकी मालूमात भी फ्राहम करता हूँ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में I-12 में अब भी अफगानियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको याद हो I-11 में जो अफगानियों ने गैर कानूनी बस्ती कायम की हुई थी, कितनी मुश्किल से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, एजेंसियों ने उसको खाली करवाया और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। उससे भी बड़ा ऑपरेशन आज I-12 में करना पड़ेगा। वहाँ पर क्रिमिनल्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में क्राइम कमिट करते हैं, चोरियाँ करते हैं, डाके डालते हैं, इवन कत्ल की वारदातों में भी इन्वॉल्व है। और ये तमाम मालूमात एजेंसीज के पास मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खुदा न खास्ता को बहुत ज्यादा कोई F7 के करीब भी कुछ अफगानी। अच्छा, आप देखिए ना कि पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं
जो भरे पड़े हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर अफगानियों ने घर लिए हुए हैं, बहुत सारे पोर्शंस लिए हुए हैं, और रेंट भी काफ़ी बढ़ चुके हुए हैं। क्या ये, अगर हमें ये सारी मालूमात एजेंसीज को इनकी ये सारी मालूमात उनके पास नहीं है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ इस वजह से कि शायद ये इंटरनेशनल एक मसला बन जाएगा। भाई हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी का मसला है, ये वही अफगानी है जो पाकिस्तान में क्राइम करते हैं, जराइम में इन्वॉल्व हैं, और फिर पाकिस्तान की बदनामी होती है। साहब, पाकिस्तानी शहरी हमेशा अफगान शहरियों को सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ पर उनको रखते भी हैं, ऑल्दो वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से हमेशा उनको सपोर्ट भी किया जाता है। ब्रेक का टाइम है नाजरीन, ब्रेक के बाद हम एक इशू पे बात करेंगे। किसान सड़कों पर निकल आए हैं, महंगाई के मारे किसान इस वक्त परेशान है। ब्रेक के बाद इस इशू पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले किसान मार्च की सूरत में F9 पार्क जो है वो पहुंचे हैं, जहां उनकी शदीद नारेबाजी जारी है और उसके बायस सूरत हाल कशीदा हुई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद आज इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। इस सबको बात करने के लिए हमारे साथ किसानों के रहनुमा भी मौजूद है, चौधरी इकबाल यूसुफ साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि किसानों को मार्च के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा और फिर इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा? क्या मुतालबात क्या आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो बिजली का टैरिफ है, ज़री बिजली का, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हमारा यूनिट था 5 रुपये 35 पैसे, वो अब इन्होंने बढ़ा कर वो जो है ना 30-35 रुपये हमें आ रहा है, 40 रुपये तक। तो ये हमें ना इसमें बहुत लॉस हो रहा है। जो हमारा बिल आता था 25,000 रुपया, वो हमारा बिल तकरीबन 1.5 लाख आ रहा है। तो इस हवाले से इसमें फिर FPA डालते हैं। मतलब कि आज हमने पानी की बोतल ली 30 रुपये की, तो दुकानदार हमारे पास 3 माह के बाद आ जाए कि हमें 20 रुपये और दें, ये हमें वो डाल दें अपने। इसके बाद वो 3 माह के बाद डाल देते हैं दोबारा 9-10 रुपये यूनिट, वो इससे ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा हमारी जो यूरिया है वो हमें इन्होंने की है गिरदावरी सिस्टम पे, और गिरदावरी तकरीबन 95% गलत है। जब हम मैसेज भेजते हैं उस नंबर पे 80-70 पे, तो उसका जवाब ही नहीं आता तकरीबन 8-10 दिन, और तकरीबन 95% अब गिरदावरी गलत है। और वो जो 2250 वाली बोरी है वो हमें फिर ब्लैक में लेनी पड़ती है 2500 से लेकर 3000 तक। जो साहब बिजली, स्प्रे और आप खाद पर सब्सिडी मांग रहे हैं, ये मुतालबात हैं आपके? नहीं, हम कहते हैं कि जो बिजली का हमारा रेट था पहले 5 रुपये 35 पैसे, वो हमारा किया जाए, ठीक है। और इसके बाद जो खाद है जो इन्होंने रेट मुकर्रर किया है वो हमें दी जाए बगैर गिरदावरी के। अच्छा। क्योंकि खाद की ज़रूरत सिर्फ अपने किसान को है। अब कपड़े वाले ने या मेडिकल स्टोर वाले तो खाद लेनी नहीं जी। अब गिरदावरी की इसलिए मतलब ज़रूरत नहीं है कि हमने जो खाद लेनी है हमें दें वो टाइम से। वो 3-4 दिन वो हमारे लग जाते हैं और फसल हमारी लेट हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अभी जो कि सैलाब भी काफ़ी बड़े लेवल पर आया और काफ़ी नुकसान वहाँ से भी हुआ है, तो उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? अब जिन इलाकों में सैलाब आया तो वहाँ जो फसलें खड़ी थी हमारी कपास की, हमारे किसान भाइयों की या मुंजी की, वो तो सारी ख़त्म हो गई हैं। अब वो उनकी ज़मीन की लेवल करना पड़ेगा उनको। जहाँ सैलाब का पानी गुजरता है तो ज़मीन भी है वो जो होती है ना वो उसका लेवल ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर जो उधर हमारी मोटरें थी, जो बोर थे हमारे, वो भी सारे ख़त्म हो गए हैं। तो इस साल इस हवाले से हमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और जो गंदम है, गंदम का रेट भी हमें पूरा नहीं मिल रहा। अब इंटरनेशनल मार्केट में 40 रुपया रेट है, लेकिन हमें दे रहे हैं 3000 रुपया। और जो बाकी यहाँ DAP की जो खाद है वो 14,700 की हो गई है। तो उस महंगाई की वजह आपको क्या समझ आ रही है? वो ये है कि मतलब रेट जो ये हम इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक खादे तो देते हैं, लेकिन हमारी जो जिनस है वो नहीं लेते। तो हमारा ये है कि हमें DAP पर सब्सिडी दी जाए ताकि हम अपना सर्वाइवल कर सके। पाकिस्तान का किसान इस वक्त बहुत खसारे में है। और जैसे कि अभी सैलाब है, और अगर इस दफ़ा अगर गंदम कम काश्त हुई और DAP की खाद हम 2-2 बोरियाँ पहले डालते थे, अब महंगी होगी तो हम सिर्फ एक डालते हैं, इससे हमारी पैदावार कम आती है। पैदावार भी कम होती है। अनवर साहब, अगर ये तमाम सूरत हाल है जिस तरह से अभी चौधरी साहब बता रहे हैं कि एक तो पहले से ही काफ़ी महंगाई हो चुकी हुई है और उस चूँकि सैलाब आया है तो सैलाब के बाद चीज़ें
और महंगी भी होंगी, और जहां पर हमें डबल चीजें यूज करनी पड़ रही है वहां पर सिंगल चीजों की तरफ जाना पड़ रहा है, तो इससे ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो भी ठीक नहीं आएगा। तो क्या समझते हैं, इस तमाम सूरत हाल तो बहुत कशीदा है, तो हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है, तमाम चीजें कैसे आगे फिर चलेंगी? देखिए, पाकिस्तान ज़राअत जो है पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और हमें किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी। हुकूमत को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि 70% मुल्क हमारा डूबा हुआ है, कपास, सब्जियां, फल हमारे बिल्कुल नहीं होंगे और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये तो जो करंट सिचुएशन है वो है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद आपको आबादकारी के लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कभी DAP नहीं मिलती, कभी यूरिया खाद नहीं मिलती, फिर बिजली का जिस तरह इकबाल साहब ने बताया कि रेट्स बड़े बढ़ा दिए गए हैं। मुझे बताइए, और जो पैदावार होती है उसकी कीमत भी किसान को नहीं मिलती। ये भी एक जुल्म है। इस पर भी हुकूमत को मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमतों को जो किसानों के मुतालबात हैं उनको तस्लीम करने की ज़रूरत है। इस वक्त पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज है। बिजली अपनी जगह पर महंगी है, गैस महंगी है, फिर किसानों को पहले ही बहुत ज़्यादा क्रैश किया गया है, दबाया गया है। अब मज़ीद अगर आप किसानों के साथ ज़्यादती करेंगे और उनको सब्सिडी नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में खुराक की जो किल्लत है वो डेफिनेटली पैदा हो सकती है और आपको चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसानों के जो जायज़ मुतालबात हैं, मैं समझता हूँ ये उनके मुतालबात जायज़ हैं। हुकूमत ने इस पर 6 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी है और उस कमेटी को चाहिए कि किसानों के जो मुतालबात हैं उनको एड्रेस करें ताकि इन्हें F9 से ही दोबारा अपने इलाकों में जाना पड़े। ये ज़रूरत पेश ना है कि ये डी चौक में जाएँ, क्योंकि हालात पहले ही बड़े ख़राब हैं। हुकूमत को सोचने और समझने की ज़रूरत है और किसानों के मुतालबात जेन्युइन हैं और उनके मुतालबात अगर आपने पूरे ना किए तो इसका पूरा नुकसान पूरे मुल्क को होगा। ना सिर्फ किसानों को तो अपनी जगह पर हो गई मारिया, लेकिन इसका नुकसान पूरी कौम को होगा। खाने की किल्लत भी हो जाएगी। अच्छा तो साहब ये बताइएगा, चूंकि इमरान खान साहब काफ़ी ये क्लेम करते हैं, वो ये बार बार दोहराते भी हैं ये बात कि हमारे दौर के अंदर किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरान खान साहब के दौर में और अभी के दौर में क्या फ़र्क है, आप किस तरह से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? जी, इमरान खान के दौर में DAP 9-10 हज़ार रुपये की थी। अच्छा। और अब वो 14 हज़ार की हो गई है और यूरिया सेम इतने की थी। और उससे पहले क्या सिचुएशन? और इमरान खान के दौर में यूरिया हमें नहीं मिलती थी इस तरह। वो भी हम तंग होकर लेते थे उसमें। तो आपके लिए हालात ना पिछली गवर्नमेंट में बेहतर थे और ना अब इस गवर्नमेंट में बेहतर? दोनों गवर्नमेंट ने ना ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी। बस अब इमरान खान ने कह दिया कि मैं किसानों के साथ हूँ, ये तो उनकी सियासी बयान स्टंट है। तो तजावीज़ क्या आपके पास ज़राअत को मज़ीद बेहतर करने के लिए? पहले तो ये है ना कि हम 6 माह ना हमें पानी नहीं मिलता और 6 माह हम जो हमारे अपने सैलाब में गुजर जाते हैं। ये पाकिस्तान में डैम बनाए जाएं। ये जो सैलाब, ये जो पानी आता है, ये अल्लाह की नेमत होती है। इसको हम किसी तरीके से इसको हम अपना कवर कर लें। ये हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, कोई दरीना पॉलिसी नहीं होती कोई। और दूसरा ये है कि हमारे जो है ना जी अपना जो गवर्नमेंट है ना, ये रिसर्च पर इनका पैसा ना होने के बराबर है। अच्छा, अब जो बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं है पाकिस्तान नहीं है। अच्छा। अब मुंजी का जो बीज बना है ना हमारा, आखिरी मेरा ख्याल 15-20 साल हो गए हैं, और मुंजी का बीज ये जो है 1509 वगैरह ये सारे उधर से आए, इंडिया से आए हैं। पाकिस्तान में बीज नहीं बन रहे। अच्छा। जब बीज नहीं बनेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये बीज हम जो है हम कहीं के हम ये 12-14 हज़ार का लेते हैं। अगर इकबाल साहब आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो मुझे बताइए आपका लाएअमल क्या होगा? सर, हमारे जो सदर मरकज़ी खालिद महमूद खोखर साहब, वो हमें जो हुक्म देंगे वो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और अगर उन्होंने हमें अपना हुक्म दिया कि हमें डी चौक जाना है तो हम ये सारी रुकावटें तोड़ देंगे और हम डी चौक पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। हम मुतालबात हल किए बगैर घरों को वापस नहीं जाएंगे। बहरहाल प्रेयर्स आर विद यू और इंशाल्लाह हुकूमत इस तमाम मामले पे कुछ सोचेगी भी और जो किसानों के मुतालबात हैं उनको पूरा भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।